हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम आखिर क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी ही बात कर लेते हैं। इस क्लास में आज आप उस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से अंग्रेज़ी में कहते हैं। और इस चैप्टर बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, इसलिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास में हम आपको विद्युत आवेश और विद्युत धारा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। आखिर इसका इतिहास क्या है और इसका इतिहास क्या है, साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम इसके मात्रक की बात करेंगे, इसके मात्रक की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे और कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि चालक क्या होता है और अचालक क्या होता है। ये जो है इसके विद्युत आवेश के पीछे कूलाम एक वैज्ञानिक थे जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है विद्युत आवेश के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने में। कूलाम ने बहुत सारे इसके ऊपर शोध किए हैं और सारा श्रेय लगभग उन्हीं को जाता है विद्युत आवेश की खोज करने में और साथ ही साथ इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को देने के लिए। तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं कि विद्युत आवेश आखिर होता क्या है इसको बताने की। तो आपको पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है और जो परमाणु होते हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए या फिर अधिकता हो जाए तो उसके ऊपर एक आवेश आ जाता है और उस आवेश को हम लोग धनावेश या ऋणावेश कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कोई भी एक पदार्थ होता है और उस पदार्थ के ऊपर जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता हो जाती है तो उसके ऊपर आवेश आता है और उस आवेश को कहते हैं हम लोग धनावेश या ऋणावेश। लेकिन धनावेश कब कहेंगे, ऋणावेश कब कहेंगे, इसकी बात भी अभी हम करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ एक्स्ट्रा और बताते हैं। ये हम लोग जैसे कि किसी के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, किसी के इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो उस पदार्थ में चुंबकीय और विद्युत गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं उसे हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। आपने बोर्ड में भी देखा और सबसे अच्छी डेफिनेशन है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं विद्युत आवेश कहलाता है और इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। बात यह है कि विद्युत आवेश और ये चुंबकीय जो आपका दिख रहा है कि विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव आखिर उत्पन्न कैसे होते हैं। ये इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जब अधिकता होती है या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो चालक में एक प्रकार का गुण उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव, है ना। और इस पूरे गुण को हम लोग कहेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश जो है उसे Q से लिखा जाता है, Q से आप इसको लिखेंगे। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। मैंने बताया कि कूलाम का श्रेय जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर ही इसका मात्रक रखा कूलाम और इसे C से प्रदर्शित करते हैं। ये तो बात हो गई कि आखिर विद्युत आवेश होता क्या है। अब बात करें कि विद्युत आवेश का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो आपका फॉर्मूला है Q बराबर NE और जहाँ पे Q क्या है, Q हमारा आवेश है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो अक्सर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कितना होता है, तो आपको याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इसका भी मात्रक होगा क्योंकि आपका ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। Q को कहते हैं आवेश और E को रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप बताएंगे 1.6 × 10⁻⁻19। आपको पता है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो प्रोटॉन होता है दोनों किसी भी पदार्थ में उपस्थित होते हैं। इस वजह से याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो आप कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है तो आप बताएंगे कि एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो भी इतना ही होता है 1.6 × 10⁻⁻19। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस को समझें। आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिव चार्ज वाला होता है, जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है।
इसलिए आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी होती है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ऋणात्मक होती है। बस यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का आवेश धनात्मक होता है। कन्फ्यूज़न कहाँ होती है, आप लोग धनात्मक सोचकर यहाँ पर पॉजिटिव कर देते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव मत कीजिएगा, आपका यहाँ पे प्लस और माइनस लगाया जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो आप कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। लेकिन न्यूमेरिकल यूज़ जो है सॉल्व करते टाइम जो है हम लोगों को ये माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आपका बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये हमारा ऋणात्मक आवेश होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये हम बात करें कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। देखिए, जब हम लोग करते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए आपने कोई कांच की छड़ ले ली, हाँ कुछ एक आप प्रैक्टिकल छोटा सा करें जो आप पहले भी कर चुके हैं। स्केल होती है और उसको आप ऐसे बालों पे रगड़ते हैं और रगड़ने के बाद छोटे छोटे कागज़ को उठाना शुरू करते हैं तो कागज़ जो है वो उठने लगता है, या छोटे छोटे पेपर जो होते हैं वो उठने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आपने इस कांच की स्केल को, या फिर प्लास्टिक की स्केल है कांच जैसी लग रही है, उसको बाल पे रगड़ना शुरू करते हैं ना, तो उस प्लेट, ये जो आपकी कांच की जो प्लेट होती है, मतलब या फिर आप कह सकते हैं जो आपकी स्केल होती है, वो स्केल ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। और जब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो उसके ऊपर कैसा आवेश होगा, जल्दी से मुझे बताएं। उसके ऊपर धनावेश होगा, क्योंकि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई है तो मैंने अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है, और अगर मैंने अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे ऊपर धनावेश आ गया है। इस बात को याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो धनावेशित हो जाएगा वो हमारा पदार्थ, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हमारा पदार्थ है वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो कांच की छड़ को जब हम लोग रगड़ना शुरू करते हैं बाल पे और कागज़ को उठाते हैं तो कागज़ के ऊपर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और उससे कहते हैं हम लोग धनावेश। और आपको पता है कि धनावेश जब भी उत्पन्न होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न होता है। तो हम लोग कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण या फिर किसी पदार्थ पर उत्पन्न वह आवेश जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए तो उसे हम लोग धनावेश कहते हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हैं कि जब भी हम लोग कांच की छड़ को बालों के ऊपर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, इसलिए ये कांच की छड़ आपकी धनावेशित हो जाती है। अब इसी तरीके से बात करें ऋणावेश की तो आपको कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे। एबोनाइट, एबोनाइट एक जो है नाम है, एक ब्रांड का नाम है जो आपका किसके लिए यूज होता है? वो यूज होता है जो आपकी रबर होती है ना, रबर का मतलब जानते हैं ना आप, जो हार्ड रबर होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, रबर का मतलब तो समझते हैं, बहुत ज़्यादा वो हार्ड होती है। जब उसको बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़ना शुरू करते हैं तो आखिर क्या होता है? जब बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल के ऊपर ही क्यों रगड़ते हैं? क्योंकि छोटे छोटे उसमें रोए होते हैं। तो वो जो रोए छोटे छोटे होते हैं ना, तो उसकी वजह से जो बिल्ली की खाल के ऊपर एबोनाइट की छड़ को रगड़ा जा रहा है, मतलब हार्ड वाली रबड़ को रगड़ा जा रहा है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। और जिसके ऊपर, अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, इसका मतलब ये एबोनाइट की छड़ ना ऋणावेशित हो गई है। तो ये तो थे आपके प्रैक्टिकल। लेकिन अगर हम लोग ये डिफिनेशन लिखना चाहें कि ऋणावेश क्या होता है तो आप बताएंगे जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाए, अधिकता हो जाए, तो उस पदार्थ पे ऋणावेश उत्पन्न होगा। तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है, और ये आखिर हमारा विद्युत आवेश क्या होगा। एक बार फिर से बताएंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें चुंबकीय तथा विद्युत प्रभाव उत्पन्न होने लगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। इसका मात्रक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कूलाम होता है। अब हम लोग बात कर लें कि विद्युत धारा क्या होती है। लेकिन जब विद्युत धारा की बात करेंगे तो इसमें एक वर्ड आएगा चालक। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि चालक क्या होता है। देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये मेरा प्लास्टिक का मार्कर है तो क्या इसमें विद्युत का प्रवाह होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि जो विद्युत का प्रवाह अगर इसमें नहीं होगा तो इसका मतलब इसमें जो है आवेश का प्रवाह नहीं होगा। तो हम लोग कहें कि अगर ये मेरा मार्कर जो है वो
आपका किसी मेटल का होता, जैसे मान लीजिए लोहे का होता, तो क्या इसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता? अरे बिल्कुल हो जाता। और मेरी जो उंगली आपको सही सलामत दिख रही ना, एकदम धमाका हो जाता अभी। मतलब क्या होता कि अगर ये लोहे की होती तो इसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि चालक जो होते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह हो जाएगा और अचालकों में विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। इसलिए विद्युत का प्रवाह का मतलब क्या है? आवेश का प्रवाह। अभी इसको आप इतना सा समझें कि विद्युत का प्रवाह का मतलब आवेश का प्रवाह। तो जिस भी पदार्थ में आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाए उसे हम लोग चालक कहते हैं। और अगर किसी भी पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह ना हो तो इसका मतलब उसमें हम लोग क्या, अगर किसी पदार्थ में विद्युत आवेश का प्रवाह ना हो तो उससे हम लोग अचालक कहते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि चालक क्या है और अचालक क्या है। चालक मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी धातुएं हैं ना, सब चालक को जो है चालक होती हैं। तो किसकी चालक होती है? विद्युत की चालक होती है और साथ ही साथ उष्मा की चालक होती हैं। जैसे मान लीजिए लोहा है और लाइट का तार बिल्कुल से उधर से सामने से निकल रहा है। अब इसको आप ऐसे टच कराओ, क्या होगा? पता चला आप पीछे और तार आगे और पीछे हो गया धमाका। मतलब क्या है कि ये इसमें आवेश का प्रवाह होने लगेगा और आवेश का प्रवाह जब होने लगेगा तो समझ लीजिएगा कि धारा का प्रवाह होने लगा। इसका मतलब क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जरा यही डेफिनेशन देखिए क्या बोर्ड पे लिखी है किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये कितनी कठिन डेफिनेशन है, कठिन नहीं है, इसे समझ लीजिए बस एक बार कि विद्युत आवेश जब समय के साथ क्या हो, किसी चालक तार में बहने लगे तो उसे ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युत धारा जो होती है बहुत खतरनाक होती है। मतलब किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसको लिखते किससे हैं? इसको लिखते हैं स्मॉल आई से, या कैपिटल आई भी आपको कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। तो मतलब आप क्या करेंगे? इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारा का आखिर मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक होता क्या है, इसके बारे में पहले थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले इसको हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला कहाँ से आया, देखिए ज़रा ध्यान से। ये है विद्युत आवेश और विद्युत आवेश को हमने समय से कर दिया भाग। याद कीजिएगा, दर का मतलब होता है किसी चीज़ को भाग करना। इसका मतलब किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को मतलब उसको समय से भाग करना है। अगर हम समय वर्ड यहाँ पर यूज ना भी करें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने समय वर्ड का यूज किया। अगर सिर्फ इतना लिखा होता कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को, तब भी आपको समय से ही भाग करना पड़ता। इतनी बात समझ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी चालक में, मान लीजिए ये चालक है और इसमें आवेश बह रहा है, तो आपको ये सोचना कि मान लो कितना आवेश बह रहा है, 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, 3 बाल्टी। 1 बाल्टी आवेश यहाँ से पहुँचकर यहाँ पर चल गया और उसको समय कितना लगा? 1 सेकंड। मतलब जितना भी यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जितना भी गया है आवेश, उसी मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? उसी मात्रा को कहते हैं विद्युत धारा। तो इतनी बात समझ में आ गई कि किसी आवेश के प्रवाह की जो दर होगी उससे हम लोग विद्युत धारा कहेंगे। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। मतलब इसको प्रदर्शित किया किससे जाता है? स्मॉल आई से। और ये एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एम्पियर। अब उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इसकी पहले अलग से बात कर लेते हैं। फिर लिखा है इसका मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड होता है। तो बात यह है कि आप कितने सारे मात्रक रटोगे? बहुत सारे मात्रक हैं विद्युत में, इसलिए याद कीजिएगा मेरी एक छोटी सी बात को कि कभी भी जब भी आपको मात्रक रटना पड़ जाए तो समझ लीजिए फिर आप ना पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो। कोई भी मात्रक आपको रटना नहीं है, ठीक है? कोई मात्रक नहीं रटना है। मेरे साथ अगर रहना है तो हर मात्रक को समझना है कि वो कैसे आया, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो विद्युत धारा, आपको आवेश का मात्रक तो बिल्कुल याद हो चुका है ना? तो ये बात रटने वाली तो नहीं होगी, कुछ ना कुछ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया? विद्युत आवेश का मात्रक पढ़ा मैंने कि आवेश का मात्रक क्या होता है?
हम लोग पढ़ चुके हैं कि कूलाम होता है। इसका मतलब ये विद्युत आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, तो इसका मात्रक क्या हो गया आप बताओ, कूलाम हो गया। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, समय का आपको पता है कि सेकंड होता है, तो हम लोग क्या लिख दिए, हमने कहा कि इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। जैसा कि आपका त्वरण होता है ना, ए बराबर आपने पढ़ा होगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ए बराबर वी अपॉन टी, ऐसा पढ़ा है ना। तो हम लोग क्या करते थे, ए बराबर वी अपॉन टी, और वी का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड, और इसका क्या होता है सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो थोड़ी सी इग्नोर कीजिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू का मतलब क्या है, विद्युत आवेश, और टी का मतलब क्या है, समय, मतलब समय जो है आवेश का मात्रक ऊपर और समय का मात्रक नीचे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कूलाम बटे सेकंड लिखो, ये नहीं लिखना है। अगर कभी ये भी इसका यूज हो जाए, डिवाइड कर रहा हो, तो जितना नीचे लिखा है उसको आप प्रति लगा कर लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा इक्वल टू आवेश बटे समय। तो हम लोग कह सकते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए इसका मात्रक क्या, कूलाम पर सेकंड। लेकिन इतना बड़ा मात्रक कैसे याद करोगे, इसलिए एम्पियर ने क्या किया, एम्पियर ने इस मात्रक को अपने नाम के ऊपर ही बना दिया। इन्होंने कहा नहीं, विद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड के साथ साथ एम्पियर भी होता है। और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, और आप लोग या कुछ और बच्चे क्या ढूंढते हैं, उसमें ढूंढने लगते हैं एम्पियर कहाँ पे लिखा है, और एम्पियर ढूंढने के चक्कर में वो एम्पियर ऑप्शन में होता ही नहीं है। फिर ऑप्शन में क्या होता है, एम्पियर पर सेकंड, है ना, ऐसे होता है एम्पियर पर सेकंड, एम्पियर स्क्वायर। और फिर आप क्या करते हैं ना, फिर सोचते हैं अरे एम्पियर पढ़ाया था सर ने, एम्पियर पे टिक मारा, बस वही गलती होती है। और उसमें एक और ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन होता है कूलाम प्रति सेकंड का। इसलिए याद कीजिएगा कि कूलाम प्रति सेकंड के साथ साथ एम्पियर भी इसका एक मात्रक होता है। और इसी प्रकार जैसे Q का मात्रक कूलाम होता है और E का मात्रक भी कूलाम होता है। हम पूछे प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसका मात्रक, तो याद कर लो आवेश का मात्रक ही कूलाम होता है, चाहे जिसका आवेश वो हो जाए। ठीक है, कि चाहे जिसकी भी धारा हो जाए उसका मात्रक एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड ही होगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल आप करोगे वहाँ पे एम्पियर ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आपके एग्ज़ाम में कूलाम प्रति सेकंड लिख कर आ जाए, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत धारा क्या होती है। अब आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। अब 1 एम्पियर कैसे मिलेगा हम लोगों को, 1 एम्पियर तब मिलेगा जब हम लोग T को रख दें 1 और Q को भी 1 रख दें, मतलब T की वैल्यू भी 1 हो जाए और Q की वैल्यू जो है, Q की वैल्यू भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। अगर दोनों 1 हो गई तो मतलब 1/1 I बराबर 1, क्यों, सही कहा ना। इसका मतलब एक बाल्टी आवेश को जब 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाता है तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, उसको ही हम लोग कहते हैं कि 1 एम्पियर हो गया। समझ रहे बात को, तो वही हो गया। ज़रा देखो, जब Q क्या हो जाए 1, T क्या हो जाए 1, तो I भी क्या हो जाएगा 1। तो वही लिखा है कि यदि किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। क्यों, सही कहा। इसका मतलब अगर ये चालक है, इसमें 1 कूलाम का आवेश यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 सेकंड लेता है, तो इसमें हम लोगों की 1 एम्पियर की धारा बहेगी। और 1 एम्पियर की धारा भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर पॉइंट में भी धारा है ना तो झटका ज़रूर दे देगी, इसलिए ज़रा छूने की कोशिश मत करना। उसके बाद देखो ज़रा क्या है, 1 एम्पियर की परिभाषा समझ में आ गई कि जब Q का मान भी 1 और T का मान भी 1 तो I का मान भी क्या, 1 ही होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब बात करें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। एक्स्ट्रा पॉइंट्स क्या है, जैसे कि डायग्राम हमने क्या बना रखा है, ये चालक क्या है बता ही चुके हैं। अब बात करें कि ये मैंने क्या लिखा है, इसको समझने के लिए पहले इस डायग्राम को देखो। ये एक चालक तार है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जब अभी एग्ज़ाम क्या, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आप पढ़ोगे जिसमें आपको अनुप्रस्थ काट लिखा हुआ मिलेगा। तो अनुप्रस्थ काट क्या होता है, अगर हम लोग इधर से आवेश को भेजना शुरू करें, ये खोखला होता, इधर से आवेश को भेजना शुरू करें तो आवेश यहाँ से निकलेगा। इसका मतलब जो आपको ये गोल वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये नहीं दिख रहा है, इधर से देखो, ये गोल गोल हिस्सा दिख रहा है ना,
इस गोल वाले हिस्से से ही जो है आवेश निकलेगा। इसका मतलब धारा कहाँ कहाँ बहती है, सीधे ऐसे बहती है। समझ रहे बात को, ऐसे ही बहेगी धारा, ये नहीं कि उसकी सरफेस पे धारा। अब ये सोच रहे होंगे आप कि सरफेस को सा टच कर लो तो करंट मार देता है, ऐसा क्यों होता है? अरे भाई, धारा उसके अंदर से बह रही है, आप उसको छू रहे हो तो धारा तो करंट मारेगी ही। समझ रहे हो? मतलब धारा तो आपको करंट, आपका मतलब आपको झटका तो लगेगा ही ना। मतलब समझ रहे ना बात को, क्योंकि धारा को ही करंट कहते हैं अंग्रेजी में। चलो अच्छा, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि जो जितना भी आवेश होगा वो इस वाले भाग से निकलेगा। तो इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। याद रखिएगा, क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट। लिख लीजिएगा ऐसा ही डायग्राम बनाकर कहीं रेड लाइन के ऊपर। आखिर रेड लाइन होती किस लिए है? चलो देखो, अब मैंने इसको बना दिया, ठीक है। अब उसका ये वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर आगे बनाया है जो ये, और इसी को हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। तो आपको बहुत सारी ऐसी डिफरेंसेस मिलेंगे जिसमें अनुप्रस्थ काट वर्ड का यूज होगा, इसलिए याद कीजिएगा कि अनुप्रस्थ काट कभी भी होगा तो ऐसे ही हम लोग समझ जाएंगे। क्यों? इतनी बात समझ आ गई। अब इधर से जितना आवेश इधर से अंदर ऐसे ठूस ठूस के जाएगा तो वो खट से बाहर ऐसे निकल जाएगा। क्यों? इतनी बात समझ आ गई। अगली क्लास में हम लोग विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, तब ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। फिर देखो ज़रा ध्यान से, फिर मैंने कुछ डायरेक्शन बना रखी है। याद रखना कि अगर, बहुत ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि ये मेरा एक कोई चालक तार है। अब चालक तार का मतलब तो समझते हो ना कि कोई भी धातु का एक तार बना दिया गया है। अगर ये मेरा कोई चालक तार है तो इसका मतलब यहाँ से आवेश अंदर ठुस ऐसे जाएगा और ऐसे बाहर निकल आएगा। क्यों? सही कहा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। लेकिन बात यह है कि आवेश अगर इधर जाएगा तो धारा किधर जाएगी? समझो मेरी बात को, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये आपका एक कोई चालक तार है, ठीक, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर अगर आपको पता है कि जो धनावेश होता है वो जो ऋणावेश होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? चिपकाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे बात को? इसका मतलब ये हुआ कि धनावेश और ऋणावेश आपस में क्या करते हैं? आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धनावेश अगर इधर आएगा तो ऋणावेश फिर इधर आएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जिधर धनावेश जाएगा ऋणावेश की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है। तो याद रखिएगा, जिधर धनावेश जाता है उधर ही धारा बहती है। इसका मतलब अगर कोई पदार्थ है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों होंगे। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन तो होता है उदासीन, उसका तो एकदम काम खत्म। ठीक है, अब बचा कौन? प्रोटॉन बचा, इलेक्ट्रॉन बचा। अब प्रोटॉन कह रहा नहीं मैं इधर जाऊंगा, देखो ये सब बेसिक नॉलेज है। और इलेक्ट्रॉन कह रहा है अच्छा बेटा तुम उधर जाओगे तो मैं तुम्हारे अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। तो अब बात यह है कि धारा फिर किधर से किधर जाएगी? तो याद रखना, धारा हमेशा उधर ही बहती है जिधर प्रोटॉन बहते हैं। और इसका मतलब फिर क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। और ये जो मैंने यहाँ पर ग्रीन से नोट लिखा है ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नोट्स है। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि धारा की दिशा किधर होती है, और उसमें एक जो है ऑप्शन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत। इसका अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है बात करेंगे, अभी पहले समझ लो थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन मान लो इधर से इधर बह रही हैं तो इसका मतलब धारा फिर इधर से इधर की ओर जाएगी। चीरते फाड़ते हुए इधर से धारा आ जा रही है, इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? मतलब धारा की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। इसका मतलब जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे धारा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, है ना। मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? देखो आपको पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो किससे मिलकर बनता है? परमाणुओं से। देखो मैं बहुत बेसिक सी नॉलेज दे रहा हूँ, टॉपिक तो मैं पूरा भी ये ख़त्म कर चुका हूँ। ये बेसिक सी नॉलेज आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। मैंने आपको बताया है कि कोई भी जो वो हमारा नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन सब आप होते हैं, तो आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नाभिक, मान लो मैंने मान लिया। ये इसकी पहली कक्षा हो गई। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर अगली कक्षा में 8 होंगे, फिर उसके बाद 8 होंगे। इस तरीके से जो बाहर वाली कक्षा होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके अंदर बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों की अगर ये
कक्षा बड़ी होती चली जाए, खूब बड़ा होता जाए परमाणु हमारा, तो इसका मतलब फिर क्या है कि इलेक्ट्रॉन ना प्रोटॉन के साथ कहीं ना कहीं थोड़े से कम आकर्षण बल के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, इस नाभिक के साथ प्रबल आकर्षण बल से जुड़ा होगा। लेकिन जो दूर वाला होगा वो क्या होगा, देखो इसे कहते हैं हम लोग परमाणु मॉडल। ये आपको पढ़ना है आगे, ठीक है। बोहर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये सब फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा समझ तो लो ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन का परमाणु मॉडल, ये फिजिक्स में साथ साथ केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो समझो ये आपका हो गया आपका क्या बोलते हैं इसको, नाभिक। उसके बाद ये कौन हो गया, ये आपका हो गया क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये अगर दूर हो जाए तो इसका मतलब वो कम आकर्षण बल के साथ जुड़ेगा। तो अगर कम आकर्षण बल के साथ जुड़ेगा तो अब आप इसको रगड़ना शुरू करो। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब है। अब इसको रगड़ना मैंने शुरू किया, तो जब मैंने इसको रगड़ा ना तो ये हो गए दूर, कौन से, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन। और जब ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन हो गए दूर तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, वही हमारे कहलाए मुक्त इलेक्ट्रॉन। बस इतना ही समझो आप, फिर इसके ज़्यादा समझोगे तो फिर दिक्कत होगी। बस इतना समझो कि क्या है, कोई भी परमाणु जो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे मिलकर बना होता है। और जो पूरा हमारा बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वो रगड़ने की वजह से या फिर गर्म करने की वजह से उनका जब ताप बढ़ जाता है ना, तो जब ताप बढ़ जाता है तो इसका मतलब फिर ये है कि वो अपनी कक्षा को छोड़कर फुर्र हो जाते हैं, और वही इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या एकदम समझ में आई ना बात, कि क्यों मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि उनका आकर्षण बल उनके नाभिक से थोड़ा सा बहुत कम है और अंदर वालों का ज़्यादा है। समझ रहे बात को, आप समझो। धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, नोट करके लिख लीजिएगा। समझ में आई बात। उसके बाद थोड़ी सी 2 टॉपिक्स और थे, तो थोड़े छोटे छोटे पॉइंट हैं, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, इनकी बात कर लो। देखो मिली क्या होता है और माइक्रो क्या होता है, इसके बारे में बात करो, ठीक है। आपको पता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बताने वाला हूँ। अगर आपको कहीं 1 मिली मिल जाए, ठीक है, तो उसकी जगह पर आपको लिखना है 10 की घात -3, ठीक है। अब अगर हम इसमें एम्पियर लिख दें तो एम्पियर क्या होता है, मतलब एक ये विद्युत धारा के बहुत ज़्यादा छोटे मात्रक हैं। समझ रहे बात को, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए देखो जरा नोट करके इसको भी इसी के नीचे लिखिएगा। स्पेस नहीं था मेरे पास, था भी तो मैं लिखना नहीं चाहता था 1 मिली एम्पियर 10 की घात -3 एम्पियर। ओके, क्या लिखोगे, 10 की घात -3 एम्पियर। और हाँ, इस एम्पियर को हम लोग एक वर्ड से भी डिनोट करते हैं, वो हो गया हमारा आपका लेटर जो है ए, ठीक है। तो इसका मतलब 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर। उसके बाद 1 माइक्रो एम्पियर, ये क्या होता है, 1 माइक्रो जो एम्पियर होता है उसमें होता है 10 की घात, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ, 10 की घात -6 एम्पियर। और बहुत सारे होते हैं, मेगा होता है, लेकिन मेगा वेगा आपको नहीं सीखना है, बता देता हूँ क्या, चलिए बता देता हूँ। 1 मेगा एम्पियर, ठीक है। तो 1 मेगा एम्पियर, मेगा में क्या होता है, मेगा में होता है हम लोगों का 10 की घात और +6 हो जाता है, ठीक है। तो मिली होगा तो -3, माइक्रो होगा -6, मेगा होगा +6। क्या इतनी बात आपको समझ में आई। तो ये एक छोटी सी क्लास थी विद्युत धारा की, विद्युत धारा के साथ साथ विद्युत आवेश की। 1 एम्पियर परिभाषा, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और उसके बाद चालक, उसके बाद देखिए डिफिनेशन के साथ साथ जितना मैंने आपको बताया है उसका नोट्स आप स्वयं बनाओगे। मैं नोट्स नहीं देने वाला, क्योंकि अगर मैंने आपको नोट्स दिया ना तो फिर आपको बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होगी। और अगर किसी को नोट्स चाहिए भी तो वह आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको नोट्स ज़रूर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल इसमें मुझे नोट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप बोर्ड से बहुत अच्छे से लिख सकते थे। यहाँ तक लिखिएगा मैंने जैसे बताया। फिर उसके बाद धनावेश, फिर ऋणावेश हो गया, तो धनावेश लिख दीजिएगा जो मैंने बोला था। फिर उसके बाद ऋणावेश लिख दीजिएगा। फिर चालक लिख दीजिएगा नोट डाल के कि चालक क्या होते हैं, जिसमें आसानी से आवेश का प्रवाह हो जाए। अचालक क्या होते हैं, जिसमें आसानी से आवेश का प्रवाह ना हो। और चालक में जैसे धातुएं होती हैं उसमें अधातुएं हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद मिली माइक्रो, तो ये तो इधर छापना है। फिर उसके बाद विद्युत धारा करोगे, विद्युत धारा क्या होती है, इसको किससे लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसको किससे डिनोट किया जाता है, इसके 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होगी, इसमें नोट में मैंने क्या लिखा, सब कुछ छाप देना है। और 100% लिख के रख लो कि आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और 100% कहते हैं 100% आपका विद्युत धारा, विद्युत आवेश
आज जो मैंने आपको पढ़ाया है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इतना जो आप आज पढ़े हो ना, बेशक ये आपके एग्ज़ाम में आए या ना आए वो अलग बात है, पर कोई न्यूमेरिकल करोगे, कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे इसमें विद्युत धारा का यूज़ होगा, तो आपको कम से कम पता तो होना चाहिए कि विद्युत धारा आखिर होती क्या है, इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है, विद्युत आवेश जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ये होता क्या है। इन सब बातों के, विद्युत आवेश को अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, इन सब बातों के अलावा कुछ और बेसिक जानकारी हम हर क्लास के लास्ट में थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। इसलिए चलिए फिर अब इस क्लास को करेंगे समाप्त। अगली क्लास में फिर मिलेंगे विद्युत विभवांतर के साथ। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी मेहनत कीजिए।